वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल का हमारा ये प्रॉब्लम था जो हमने कल कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल टेक अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम टुडे। आज हम बिल्कुल ही हटके प्रॉब्लम लेंगे जिसमें जेड बस हमें ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। ओके, सो जेड बस विल बी ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस and we will be asked to do the modification in the Z bus if there is some changes in the existing system। अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उस चेंजेस के वजह से क्या होगा वो हमें बताना है और वो हमें हमारे जेड बस में उनको करके बताना है। ओके, सो लेट अस राइट द प्रॉब्लम। So please write down the problem that we are going to start with now. So now here in this case Z bus हमें दिया हुआ है, ठीक है। So this is our third problem. Let us write the Z bus first. Z bus यहाँ पर हमें already provide किया गया है। This is the third type of problem that we are seeing today. ये different type का problem देख रहे हैं आज। So please write the question. मैं यहाँ question लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिए question. Z बस हमें दिया हुआ है इस फॉर्म में 0.098, then 0.1712, this will be 0.1712, this will be 0.1344। क्योंकि हमें पता है कि Z12 और 21 सेम होता है और सिमिलरली Z13 और Z31 सेम होता है, तो ये चीजें हमें पता, इसलिए हम इस तरीके से लिख पाए। देन Z22 दिया है 0.3779, 23 दिया है 0.2859। ये यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ ले रहे हैं, ताकि अगर ये एमसीक्यू में भी पूछा जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। दैट मीन्स ये अब आप लोगों को पता है अगर 3/3 सिस्टम है, मतलब 3/3 का अगर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली फिजिकल नंबर ऑफ बसेस कितने होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर रेफरेंस को कंसिडर नहीं करते, आपको भी पता है। So please reply on the chat box. If this bus is given as 3/3 bus, then what should be the count of the buses? Buses का कितना count होना चाहिए? How many buses should be? Yes, please reply fast. Very good. So कितने buses होंगे? Obviously 3 buses होंगे, तभी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, right? सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है इस प्रॉब्लम के लिए। सो लेट अस राइट द क्वेश्चन। मॉडिफाई द जेड बस। क्वेश्चन देखो लिख रहा हूं मैं, मॉडिफाई द जेड बस इफ, ठीक है, मॉडिफाई करने बोल रहे हैं। इफ कंडीशंस दिए, देखो एक एक करके हम लिखते हैं कंडीशंस। नंबर 1, द एलिमेंट is
added between sorry ये 1 2 3 नहीं है. Let us make a change here. There is a slight change here. Please make a change over here. क्वेश्चन में 1 2 3 नहीं दिया है, ये इनके नाम चेंज करके दिए हैं. लेट अस सी क्या नाम दिए हुए हैं. सो इसको पहले वाले को नाम दिया है 2, दूसरे वाले को 3 एंड थर्ड इज 4. So here instead of 1 2 3 they have given the name 2 3 4. ठीक है, तो नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर नाम चेंज हो रहा है तो हमें नोमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. We will see what to do. If the element is added between bus 3 and 4, if the element is added between bus 3 and 4 with an impedance of 0.3 per unit. और दूसरा बिट है if the element is added between bus 3 to bus 5 with an impedance of 0.3 per unit. Okay, so this is the question what they have given us. हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक Z बस हमें दिया हुआ है. ठीक है, अभी तक कैसे हो रहा था, दो प्रॉब्लम जो हमने किए उसमें Z बस हमें बनाना पड़ा. ठीक है, बाय यूजिंग द एल्गोरिदम टेक्निक. अब इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में Z बस ऑलरेडी दिया है, हमें इस Z बस में मॉडिफिकेशन करना है डिपेंडिंग ऑन दिस टू कंडीशंस. ठीक है, दो कंडीशंस हमें दिए हुए हैं, ये दो कंडीशंस को हमने चेक करना है और Z बस को मॉडिफाई करना है. ठीक है, सो कैसे किया जाता है Z बस को मॉडिफाई, वी विल सी इन द आंसर. सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, है ना. अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम Z बस बना रहे थे. अब हमें Z बस बनाना नहीं है, Z बस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. इस Z बस में हमें मॉडिफिकेशन करना है जब ये दो कंडीशंस दिए हुए रहेंगे तब. तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं. यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन मैं आप लोगों को करा के दूंगा, सेकंड कंडीशन आपको करना है. हिंट मैं बता दूंगा क्या करना है, उस हिसाब से आपको ये होमवर्क करना है. सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ सॉल्व करा के दूंगा. ठीक है, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में काफी बार आया हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है. और अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया आप लोगों को तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट बिट मैं यहाँ सॉल्व करके देने वाला हूँ, सेकेंड बिट आपको करना है, मैं हिंट बता दूंगा कि कैसे करना है. सो आर वी ऑल रेडी, स्टार्ट करें सॉल्व करना. This is a different type of problem. We have not done this type of problem in unit number 2. ठीक है, अभी तक जो प्रॉब्लम हमने किए है उस प्रॉब्लम में Z बस हमें बनाना पड़ता था, राइट. अब Z बस, इस Z बस के साथ में हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हमें मॉडिफिकेशन करना है. लेट्स सी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन. द एलिमेंट इज एडेड बिटवीन बस 3 and 4 with an impedance of 0.3 per unit.
ठीक है, तो हमारे लिए दो कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया है। देखो मैंने क्या अंडरलाइन किया है, किससे किसके बीच में जोड़ना है ये चेक करो। तो हमें बताया गया है बस 3 और बस 4 के बीच में जोड़ना है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो गिवन जेड बस है, इस गिवन जेड बस में ये दोनों बसेस को चेक करना है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर ये दोनों बसेस ऑलरेडी अवेलेबल है ना, 3 और 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर 3 और 4 ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये जो एलिमेंट हम ऐड करने वाले हैं ये क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए कि ब्रांच होना चाहिए, बताओ। क्योंकि हमारे पास तो दो ही फॉर्मूले हैं, या तो हमें ब्रांच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या तो हमें लिंक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बताओ मुझे दोनों में से किसका फॉर्मूला आप लगाओगे, ब्रांच का लगाओगे कि लिंक का लगाओगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, जो एलिमेंट आपने ऐड करना है वो इन दोनों बसेस के बीच में, कौन से दोनों बसेस, बस नंबर 3 और बस नंबर 4 के बीच में। सबसे पहले देखो ये बस नंबर 3 और बस नंबर 4 आपके सिस्टम में ऑलरेडी है क्या, चेक करो। अगर सिस्टम में ऑलरेडी है तो नया बस तो ऐड नहीं होगा, है ना, और नया बस जब ऐड नहीं होता है तो क्या ऐड होता है फिर। यस, जल्दी रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। आपने ऑलरेडी दो प्रॉब्लम्स किया है, आपको पता है कि एलिमेंट जब ऐड होता है तो एलिमेंट ऐड होने के बाद हमको ब्रांच या लिंक का फॉर्मूला लगाना होता है। बट कोई एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है, उसके ऐड होने की वजह से अगर कोई नया बस ऐड हुआ है तो किसका फॉर्मूला लगता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, अगर हमने कोई एलिमेंट ऐड किया, ऐड करने के बाद अगर हमें दिख रहा है कि कोई नया ब्रांच ऐड हुआ, नया बस ऐड हुआ है, तो यहां पर हमें लिंक का लगाना पड़ेगा क्या कि ब्रांच का लगाना पड़ेगा, ये बताओ। क्योंकि पहले जो मैंने पूछा था उसका रिप्लाई शायद मुझे थोड़ा सा लेट मिला आप लोगों के एंड से। तो यहां पर हमारे पास 3 और 4 के बीच में एलिमेंट लगाना है। अब 3 और 4 तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, तो 3 और 4 अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो फर्स्ट फॉर्मूला में हमको क्या लगाना पड़ेगा, लिंक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। और सेकंड में बताओ, सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में हमें लगाना है 3 और 5। अब ये 3 और 5 में से 3 है ना, 3 सिस्टम में अवेलेबल है, 5 है क्या, 5 है क्या, देखो हमें जो जेड बस दिया हुआ है उसमें 5 अवेलेबल है क्या, 5 अवेलेबल नहीं है। तब हमें उस केस में क्या लगाना पड़ेगा, ब्रांच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? सो शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट करें सॉल्व करना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। बिफोर दैट वी नीड टू क्रॉप द जेड बस फ्रॉम हियर, तभी हम लिख पाएंगे। तो लेट मी क्रॉप द जेड बस। ठीक है, तो ये हमारा गिवन जेड बस है। अब हमने क्या करना है, हमारा फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, एज द एडेड एलिमेंट, as the added element is between bus 3 and 4, comma the element is a link. I am repeating once again why this element is a link. ये एलिमेंट लिंक क्यों है, ये एलिमेंट लिंक इसलिए है क्योंकि इस एलिमेंट को हम जो ऐड कर रहे हैं वो 3 और 4 के बीच में है, और 3 और 4 ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है और फिर भी हम कोई एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो वो एलिमेंट क्या बनता है, वो एलिमेंट बनता है लिंक। दैट वी शुड रिमेम्बर। अब लिंक अगर ऐड होगा तो आपको पता है कि इस जेड बस में आपको यहाँ पर एल ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर एल ऐड करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पर एल ऐड किए तो बताओ क्या ऐड होगा, यहाँ पर Z2L क्योंकि 2 रो है, फिर Z3L, फिर Z4L, और यहाँ पर क्या होगा ZL2, ZL3, ZL4
और फाइनली यहाँ पर क्या होगा ZLL। तो जब हम फर्स्ट बिट कर रहे हैं तो फर्स्ट बिट में कौन ऐड हो रहा है, फर्स्ट बिट में लिंक ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट बिट में लिंक ऐड होगा तो ये सारे टर्म्स हमें निकालने पड़ेंगे, और आपको पता है कि लिंक ऐड किया कि उसे रिमूव भी करना पड़ता है ना। ZIJ न्यू इक्वल टू ZJI ओल्ड माइनस ZIL मल्टीप्लाइड बाय ZJL अपॉन ZLL, ये फॉर्मूला से। तो स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ZL2 निकालना है। देखो अब यहाँ L1 नहीं है, इसके पहले वाले दो प्रॉब्लम्स में L1 L2 L3 ऐसे निकालते थे। यहाँ पे बताओ 1 है क्या, 1 से स्टार्ट ही नहीं हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ देखो हमारे Z बस में 2 से स्टार्ट हुआ, 1 है क्या, नहीं है, तो यहाँ 1 लोगे क्या, L1 लोगे क्या यहाँ पर, यस रिप्लाई करो जल्दी से। L1 लोगे कि L2 से स्टार्ट करोगे? वेरी गुड, वाई, क्योंकि यहाँ पर L1 है ही नहीं। अगर L1 है ही नहीं तो L1 क्यों लेना, राइट। और यहाँ पर देखो P क्या होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला में P और Q चाहिए, तो P होगा 3 और Q होगा 4। ओके, P होगा 3 क्यों, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है, और Q होगा 4 क्योंकि 4 पे एंड हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम ये स्टार्ट करेंगे। हमको पता है फॉर्मूला क्या है, ZLI इज इक्वल टू ZPI माइनस ZQI, बराबर। तो हम यहाँ पर I के जगह पे 2 लिए हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला चेंज होगा ZP, P क्या है 3, तो 3I का वैल्यू आपने लिया है 2, तो 3 2 माइनस Z4 2। ओके, 3 2 क्या होगा, देखो ये है 3 2 की वैल्यू, 3 के रो में 2 के कॉलम में, तो 3 2 क्या होगा 0.1712 माइनस 4 2 क्या होगा 0.1344। ठीक है, वैल्यू बताओ इसका सॉल्व करके। सिमिलरली ZL3 निकालना पड़ेगा। L3 मतलब क्या होगा Z33 माइनस Z43। 33 क्या है, ये है देखो 3 का रो 3 का कॉलम, 0.3779 माइनस, ओके सो फर्स्ट L2 का आंसर आ गया है 0.0368। वेरी गुड, सो यू कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट वैल्यू देन। 43 क्या होगा, 43 होगा 0.3104। ठीक है, L3 का वैल्यू निकालो जिनका हो गया है फर्स्ट। फिर L4 क्या होगा 34 माइनस Z44 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। P और Q चेंज नहीं होगा, चेंज होगा सिर्फ I। ठीक है, तो I को हम चेंज कर रहे हैं। 3 4 देखो क्या है, 3 का रो 4 का कॉलम, तो ये है 0.2859 माइनस 4 4 है, एक मिनट 4 3, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमने 4 3 के 3 का वैल्यू गलत लिख दिया है, प्लीज चेक इट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। 4 3 क्या है चेक करो, 4 3 मतलब 4 का रो और 3 का कॉलम, तो वो है 0.2859। ओके, सो प्लीज मेक द नेसेसरी चेंजेस। आप बंद करके बस लिखते मत जाओ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो रिप्लाई करो, है ना। इसके पहले वाले स्टेप में Z43 चाहिए था, तो 43 क्या है, 4 का रो और 3 का कॉलम, 0.2859, तो हमने ये गलत लिख दिया था, इसको रेक्टिफाई करो और प्रॉपरली निकालो। उसके बाद नेक्स्ट वाले में 4 4 है, तो ओके, सो L3 का प्रॉपर वैल्यू क्या है 0.092, और सिमिलरली L4 निकालो। L4 के लिए भी फॉर्मूला लगाओ, प्लीज क्रॉस चेक इट, है ना, जब भी आप लिखोगे तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, एक गलती जो है पूरे प्रॉब्लम को गलत कर देगा। ठीक है, LL का फॉर्मूला क्या है ZPL, P क्या है 3, सो 3L माइनस QL, Q क्या है 4, तो 4L प्लस ZPQ, तो 34.34। ठीक है, अब 3L का वैल्यू हमने निकाला है, 3L का वैल्यू है 0.092,
4L का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? 4L, if anyone have calculated 4L, please reply the value of 4L. Very good. So value of 4L is minus 0.0245. So यहाँ पर हम लिखेंगे minus 0.0245 प्लस, अब देखो ये क्या है 3434, ये है सेल्फ इम्पिडेंस ऑफ द एडेड एलिमेंट, है ना। तो अब सेल्फ इम्पिडेंस के लिए हमें क्वेश्चन जाना पड़ेगा। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विथ एन इम्पिडेंस ऑफ 0.3 पर यूनिट, बराबर। मतलब सेल्फ इम्पिडेंस की वैल्यू उन्होंने क्या बोली है, सेल्फ इम्पिडेंस की वैल्यू बोली है 0.3। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके रिप्लेसमेंट में 3434 के जगह पे अब हम लिखेंगे 0.3। अब बताओ ZLL का वैल्यू क्या आया? ZLL, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZLL? सो हमने फॉर्मूलेज लिख लिए। फॉर्मूलेज लिखने के बाद हमें इस तरीके से रिप्लाई मिला 3L माइनस 4L प्लस Z34.34। अब 34.34 मतलब क्या है? 34.34 का मतलब है जो सेल्फ इम्पिडेंस की वैल्यू दी हुई है वो, ठीक है। यस, क्विकली रिप्लाई करो, ZLL का वैल्यू क्या आया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZLL? Okay, so value of ZLL is 0.4165, right? So अब इतने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, right? So जैसे ही हमने ये लिख दिया, हम तुरंत लिखेंगे एलिमिनेटिंग nth रो एंड कॉलम, ठीक है। तो nth रो और nth कॉलम के लिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे इस बार? I इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है ही नहीं, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से। तो I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 2 3 4, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा I इक्वल टू 3 और J इक्वल टू 3 और 4, और तीसरा कॉम्बिनेशन होगा I इक्वल टू 4 और J ऑल्सो इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम ये कॉम्बिनेशंस लेंगे और कॉम्बिनेशंस लेके ये Z बस को मॉडिफाई करेंगे और हमारा आंसर हमें फर्स्ट बिट का मिलेगा। तो लेट अस राइट द फर्स्ट फॉर्मूला। I इक्वल टू 1 और I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2 दोनों लेंगे तो हमें Z22 का न्यू वैल्यू मिलेगा। तो Z22 न्यू इज इक्वल टू Z22 ओल्ड माइनस Z2L मल्टीप्लाइड बाय Z2L अपॉन ZLL। यहां से हमें क्या मिलेगा? Z22 का न्यू वैल्यू। लेट अस सब्स्टिट्यूट। सो Z22 का ओल्ड वैल्यू क्या है? देखो जो दिया हुआ है उसमें से 0.098 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कैसे देखते हैं क्वेश्चन में? दिस इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में आप देखो Z22 का न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू क्या है? 0.098। तो ओल्ड वैल्यू हमने ले ली और ओल्ड वैल्यू लेके यहाँ पे हमने माइनस साइन पुट किया और 2L हमने क्या निकाला था? 0.0368 मल्टीप्लाइड बाय 0.0368 डिवाइडेड बाय LL का वैल्यू क्या निकाला था? 0.4165। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? Z22 का न्यू वैल्यू। सिमिलरली Z23 के लिए I को 2 और J को 3 बनाना पड़ेगा। सो Z23 न्यू विल बी इक्वल टू Z32 ओल्ड। ओके, सो न्यू वैल्यू ऑफ Z22 इज 0.0947। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम Z2L मल्टीप्लाइड बाय Z3L डिवाइडेड बाय ZLL। अब इसके लिए फिर से हमें Z32 का ओल्ड वैल्यू चाहिए। तो लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सी। 3 का रो और 2 का कॉलम 0.1712, ठीक है।
सो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1712 माइनस 2L। 2L क्या है? 0.0368। एनीथिंग रॉन्ग? कहीं पे अगर मैंने कोई गलत वैल्यू ले लिया हो तो मुझे रिप्लाई करो, अदरवाइज मेरा भी गलत हो जाएगा, आपका भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो Z23 का न्यू वैल्यू इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली हमें चाहिए Z24 का न्यू वैल्यू। Z24 न्यू इज इक्वल टू Z42 ओल्ड माइनस Z2L multiplied by Z4L upon ZLL. This is the formula. Okay, so Z23 का न्यू वैल्यू में क्या मिला? 1630. So 0.1630 is the correct answer. Then 42 ओल्ड चाहिए। 42 ओल्ड के लिए वापस जाते हैं क्वेश्चन में। 42 ओल्ड देखो क्या दिया है, 4 का रो और 2 का कॉलम, 0.1344। सो 0.1344 लिखेंगे हम यहाँ, 0.1344 माइनस 2L हमारे पास है 0.0368 मल्टीप्लाइड बाय 4L। 4L की वैल्यू हमें मिली थी माइनस 0.0245, बराबर। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो रिप्लाई करो, सबका गलत हो जाएगा नहीं तो। ओके, तो इस तरीके से हमें यहां से मिलेगा 24 का न्यू वैल्यू। तो 24 का न्यू वैल्यू बताओ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे I इक्वल टू 3 से और J इक्वल टू 3 से। तो हमें मिलेगा Z33 न्यू is equal to Z33 old minus Z3L multiplied by Z3L upon ZLL. Okay. Okay, so has anyone got the value of Z24? Z24 का न्यू वैल्यू मिला, right? So Z24's new value is 0.1365. Okay, now we will start with the next portion से हम start करेंगे। I और J दोनों को 3 लेके हमें मिलेगा Z33 न्यू। सो उसके लिए Z33 ओल्ड चाहिए। लेट अस सी व्हाट इज Z33 ओल्ड। सो Z33 ओल्ड क्या है, देखो 3 का रो 3 का कॉलम, 0.3779। सो यहाँ हम लिखेंगे फिर 3779 माइनस 3L। 3L क्या था हमारा, 3L था 0.092 मल्टीप्लाइड फिर से 0.092 अपॉन LL था 0.4165। तो यहां से हमें मिलेगा Z33 का न्यू वैल्यू। ओके, वी विल गेट द 33's न्यू वैल्यू फ्रॉम हियर। So if anyone has got, then reply. We will write here the new value of 33. Similarly, we will take I equal to 3 and J equal to 4. So we will get Z34 new. Yes, if anyone has got Z33 new, please reply. I am writing the next one. Anyone else? योगेश्वरी को छोड़ के और किसी को मिला है 33 का न्यू वैल्यू? Because I have the value as 0.3575. Yes, 3575 is the correct answer. योगेश्वरी आप थोड़ा सा चेक कर लो, 3575 is the correct answer. Then 34 new, 34 new के लिए हमें क्या चाहिए, 43 old चाहिए। 43 old चेक करते हैं क्या है, 43 old is 0.2859. So we will write here
2859 minus 3L is 0.092 multiplied by 4L is minus 0.0245 upon 0.4165. So what is the value of 3, 4 new? Please reply. And finally we will have I equal to 4 and J also equal to 4. So we will get Z44 new is equal to Z44 old minus Z4L multiplied by Z4L upon ZLL. तो 44 का ओल्ड वैल्यू, अगर किसी को 34 का न्यू वैल्यू मिला है तो रिप्लाई करो चैट बॉक्स पे। 44 का ओल्ड वैल्यू है 0.3104. So 0.2913 is the correct answer. 0.2913. 44 का ओल्ड वैल्यू क्या है? 44 का ओल्ड वैल्यू है 0.3104. So I will write here 44's old value 0.3104 minus 4L is minus 0.0245. Again 4L is minus 0.0245 and divided by 0.4165. So we will get the new value of Z44. So in this way we will get the complete values. So 44 का न्यू वैल्यू किसी के पास आ गया हो तो रिप्लाई करो 44's न्यू वैल्यू. So in this way we are completed with all the new values. तो हमारा फर्स्ट बिट का जो आंसर है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा. ओके, yes, anyone, those who have got the solution of 44 please reply. 44 का जो सॉल्यूशन है वो रिप्लाई करो. Very good. So 0.3089 is the correct answer. So we will write here 0.3089. So in this way we have calculated all the necessary values which are required for this first bit. ठीक है, फर्स्ट बिट के लिए जो भी चाहिए था वो हमें मिल गया. इसीलिए हम यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे इस तरीके से. Z बस इज इक्वल टू जो एग्जिस्टिंग था वही लिखेंगे हम 2, 3, 4. हमने इसी में मॉडिफिकेशन की है क्योंकि कोई नया ब्रांच ऐड नहीं हुआ, लिंक ऐड हुआ. लिंक ऐड हुआ तो कोई भी नया बस ऐड नहीं होता है ना. तो यहाँ पर एक एक करके हम वैल्यूज लिखेंगे. 0.0947 22 का न्यू वैल्यू, राइट. उसके बाद 0.1630 23 का न्यू वैल्यू. उसके बाद 0.1365 24 का न्यू वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, 3 और 4. देन ये सेम वैल्यू रहेगा 1630, ये भी सेम रहेगा 1365. अब 33 का न्यू वैल्यू हमने निकाला था 0.3575 और 34 का न्यू वैल्यू निकाला था 0.2913. तो यहाँ पर 0.2913 आएगा. और 44 का न्यू वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है 0.3089. तो इस तरीके से हमने इस Z बस को मॉडिफाई कर दिया है. What we have done? We have modified the Z bus as per the given condition which was given in the first bit. First bit में जो given condition थी हमने वो condition को लेके Z bus को modify किया. ठीक है, अब आपको जो Z bus ऑलरेडी दिया हुआ था प्रॉब्लम में उस Z bus को इस Z bus के साथ आप कंपेयर करो. आपको दिखेगा कि पहले वाले वैल्यूज दूसरे वाले वैल्यूज से बदल गए हैं, है ना. पहले वाला वैल्यू और दूसरा वाला वैल्यू जो है वो चेंज हो गया है. ठीक है, सो आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ जाएगी. अब सेकेंड बिट के लिए देखो, समझ में आया सभी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम?
किसी को कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड बिट मैं यहाँ कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को हिंट दे दूंगा, आप लोगों को ये होमवर्क करना है, क्योंकि आज हम ये एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तो हमको ढेर सारे प्रॉब्लम करने हैं। रेगुलर डेज में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि नेक्स्ट आपको और से लेक्चर होता है, ठीक है? अदरवाइज हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स है, एक एक प्रॉब्लम को ही 2-2 घंटा लग रहा है ना? सो नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है? ये नहीं, दूसरे टाइप का प्रॉब्लम था। देखो अभी तक जो 2 प्रॉब्लम हमने किए उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं था ये कुछ तो भी दूसरे टाइप का प्रॉब्लम था, जिसमें जेड बस ऑलरेडी दिया हुआ था और हमें जेड बस को मॉडिफाई करने के लिए कहा था, राइट? सो हमने जेड बस को मॉडिफाई कर लिया। आप लोग ये जेड बस को क्रॉस चेक करोगे पुराने वाले जेड बस से तो आपको क्लियरली दिखेगा चेंजेस। पुराने वाले जेड बस से ये जेड बस नया है, राइट? So there is a completely new part here. Okay, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना है जो 3 और 4 के बीच में है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको सबसे पहले ये क्रॉस चेक करना है कि जिन बसेस के बीच में आपको वो एलिमेंट जोड़ना है वो दोनों बसेस सिस्टम में ऑलरेडी है क्या। अगर सिस्टम में ऑलरेडी लिंक, बट जब हम कोई नया ब्रांच ऐड करते हैं तो एक नया नोड ऐड होता है। आपने जो 2 प्रॉब्लम्स इसके पहले सॉल्व किया है आपको पता है, जब भी आपने नया नोड ऐड किया है, सॉरी नया ब्रांच ऐड किया है, आपको उस समय अपने सिस्टम में नोड ऐड करना पड़ा है ना? जब भी हम ब्रांच ऐड करते हैं तो एक नया नोड ऐड होता है, और जब भी हम लिंक ऐड करते हैं कोई भी नया नोड ऐड नहीं होता है, ऑलरेडी वो नोड सिस्टम में अवेलेबल होता है, ठीक है? Mayuri, is it clear now? First condition. Okay, so और कोई स्टूडेंट को कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कुछ पूछो। ठीक है, सो शुड आई एक्सपेक्ट कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट बिट समझा दो। नेक्स्ट बिट क्योंकि आप लोगों को करना है, मैं करा के दे, यहाँ मैं सिर्फ प्रोसीजर बताऊंगा, आपको घर पे इसको एज अ होमवर्क लेना है। नेक्स्ट बिट में देखो क्या बोला है। नेक्स्ट बिट में उन्होंने बोला है सेकंड बिट में कि एक एलिमेंट ऐड हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। एलिमेंट को ऐड करना है किसके किसके बीच में? बिटवीन 3 एंड 5। अब बताओ 3 एंड 5 में से 3 तो हमारे सिस्टम में है बट 5 नहीं है, मतलब 5 ऐड हो रहा है, नया नोड ऐड हो रहा है। तो नया नोड ऐड होता है तो कौन क्या ऐड होता है? ब्रांच ऐड होता है कि लिंक ऐड होता है? यस, फटाफट से बताओ। नया नोड जब ऐड होता है तो क्या ऐड होता है? वेरी गुड। सो नया नोड जब ऐड होता है तो एक ब्रांच ऐड होता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो इसका हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि एडेड एलिमेंट इज अ ब्रांच, बराबर? एडेड एलिमेंट इज अ ब्रांच। क्यों हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे? क्योंकि हम यहाँ पर एक नया नोड ऐड करने जा रहे हैं, बराबर? और नया नोड कब ऐड होता है? जब हम ब्रांच ऐड करते हैं तब, बराबर? तो ब्रांच ऐड हो रहा है, आपको ब्रांच के एडिशन का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है ना? उसके लिए सबसे पहले आपको P और Q लिखना पड़ेगा। तो इस केस में P क्या है? P कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 से, और कहां पे एंड हो रहा है? 5 पे। तो P 3 है और Q 5 है। अब इसके लिए आपको दोनों फॉर्मूलेस पता है। फॉर्मूले कौन कौन से है? ZPI इज इक्वल टू ZQI, और दूसरा फॉर्मूला है ZQQ इज इक्वल टू ZPQ प्लस ZPQ डॉट PQ। ये 2 फॉर्मूलेस आप लोगों को लगाना है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तब आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा वो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख के दूंगा, बाकी आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है।
तो 2, 3 और 4 देखो ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में है। ये वैल्यूज आपको लेने हैं, ये वाले जो लेटेस्ट वैल्यू आए अभी, वो जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है जेड बस का वो नहीं लेना है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, देखो अदरवाइज आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। आपको ये जो लेटेस्ट वैल्यू मिला है जेड बस का वो लेना है और वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो ये जेड बस, यहां तक का जो जेड बस है वो आपको लेना है इसके पहले वाले स्टेप से, जो ये वाला जेड बस आपको मिला वहां से, ठीक है। तो यहां तक का जेड बस आपको ऑलरेडी पता है। अब आप क्या ऐड कर रहे हो यहाँ पे, 5 ऐड कर रहे हो, ठीक है। 5 ऐड करने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, Z25, Z35, Z45 और यहाँ क्या होगा Z52, Z53, Z54 और फाइनली Z55। इतने टर्म्स आपको निकालने हैं जिसमें से 25 और 52 सेम होगा, 35 और 53 सेम होगा, 45 और 54 सेम होगा। और ये सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट के लिए आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या है, ऑफ डायगोनल है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल टर्म्स। ऑफ डायगोनल टर्म्स के लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है। मैं यहाँ हिंट लिख के दे रहा हूं, ये कल आपको दिखाना है मुझे आंसर्स, इसके मैं टैली करूंगा कल के लेक्चर में। और ये टर्म जो है ये डायगोनल टर्म है। use the value of I, just a minute, ZPI और ZQI आपको लगाना है, राइट। तो P और Q का तो वैल्यू बदलेगा नहीं, P और Q का वैल्यू सेम रहेगा, है ना, सिर्फ I का वैल्यू बदलेगा। तो I कहां से स्टार्ट करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि अब आपके सिस्टम में 1 नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? I कहां से स्टार्ट करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे। जैसे पहले एक फॉर्मूला मैं लिख के बताता हूं, P का वैल्यू क्या है 3, I का वैल्यू क्या लोगे 2, क्योंकि 1 यहां है ही नहीं, इज इक्वल टू Z52, क्योंकि Q का वैल्यू क्या है 5। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 32, देखो 32 क्या है, 32 है 0.1630, तो यहां से आपको मिलेगा 1630 इज इक्वल टू Z52। देयरफॉर आपको मिलेगा Z52 इज इक्वल टू Z25 इज इक्वल टू 0.1630। ऐसे करके आप आगे फिर I का वैल्यू 3 और 4 करोगे तो आपको ये बाकी के पूरे वैल्यूज मिल जाएंगे। ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है ऑफ डायगोनल का वैल्यू, और डायगोनल के वैल्यू के लिए आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला अवेलेबल है। हो जाएगा सबको जम